अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है। मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष से मुलाकात की है। कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों के बीच में संगठन और सरकार को लेकर बातचीत के साथ ही प्रेमचंद मामले पर भी बातचीत हुई है। सीएम धामी ने प्रेमचंद मामले पर पूरी जानकारी दी है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी सीएम धामी से मुलाकात की। सीएम धामी के साथ में संगठन और सरकार के विषयों पर चर्चा की गई। सीएम धामी कल देर शाम को दिल्ली पहुंचे थे और अभी दिल्ली में ही हैं। उत्तराखंड के धामी कैबिनेट में खाली पड़ी सीटों पर जल्द ही मंत्रियों की ताजपोशी होने जा रही है। इस पूरी कवायद को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जल्द ही बीजेपी संगठन और सरकार नए कलेवर में दिखाई देने वाली है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। करीब 22 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इससे पहले बीजेपी संगठन और सरकार को नया कलेवर देने की तैयारी में है। संगठन के मंडल अध्यक्ष बदल दिए गए हैं तो अब जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। इसी के तहत कैबिनेट विस्तार कर सरकार को भी नया लुक देने की तैयारी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो जल्दी कैबिनेट में खाली पड़ी 4 सीटों को भरा जा सकता है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महामंत्री संगठन बी.एल. संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल्ली से बाहर होने के कारण उनका इंतजार किया जा रहा है। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट विस्तार की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि अनुकूल वक्त है जब कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की है। इसमें एक अनुकूल समय है क्योंकि अब न फिलहाल तो पंचायत चुनाव में भी विलंब समय है। इससे पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हमारे नेतृत्व से वार्ता करने के बाद बहुत जल्दी कैबिनेट का विस्तार उत्तराखंड में हो जाएगा। सर, मुख्यमंत्री दिल्ली में नेताओं से इस संबंध में बातचीत होने वाली है? नहीं, मुख्यमंत्री जब भी केंद्र में अपने नेतृत्व से मिलते हैं और सरकार के मंत्रियों से मिलते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। तो एक प्रकार से इस रूप का दौरा होता है। बाकी संगठन का विस्तार है, मंत्रिमंडल विस्तार है, अनेक और विषय भी होंगे जो मुख्यमंत्री संज्ञान में, उसकी सब चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व से करेंगे। अब कैबिनेट में कौन आएगा इस सवाल बाद में आएगा। पहला सवाल ये है कि मंत्रिमंडल से बाहर कौन जाएगा। सूत्रों की माने तो कमजोर परफॉर्मेंस के आधार पर मौजूदा कैबिनेट से 3 चेहरों को विदा किया जा सकता है तो करीब 5 नए चेहरों को कैबिनेट में एंट्री दी जा सकती है। बीजेपी की कोशिश है कि 45 से 60 साल के बीच के नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जाए। अब सीट भले ही 4 खाली हों लेकिन दर्जन भर विधायक इन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। मेरी कोई दावेदारी नहीं है, न तो मैं कहीं दावा करता हूँ। हाँ, कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो करेंगे, लेकिन कोई दावा नहीं है। पार्टी जिसको उपयुक्त समझती है उसको जिम्मेदारी सौंपती है। बीजेपी का अगला टारगेट पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है। लिहाजा नए संगठन और नई कैबिनेट के साथ मैदान में उतरने की तैयारी है। कैबिनेट विस्तार से मौजूदा मंत्रियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं तो इधर सीएम के दिल्ली मूवमेंट पर विधायकों की भी नजरें टिकी हुई हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने प्रेमचंद अग्रवाल के मामले पर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद में प्रेमचंद पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कोटद्वार पहुंचे अनिल बलूनी ने पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी होने के नाते उनके पास में एक फोरम है और जहां पर उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रख दी है। बलूनी ने कहा कि अपने दायित्वों और कर्तव्यों को देखते हुए उन्होंने पार्टी में अपनी राय रखी है। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ। मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है, उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं।
मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी के बयान के बाद में अब हलचल बढ़ गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही प्रेमचंद पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बलूनी के बयान के बाद में कई अन्य नेता भी प्रेमचंद पर बयान दे रहे हैं, जिसके बाद में माना जा रहा है कि जल्द ही प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई हो सकती है। अनिल बलूनी ने जिस तरह से पार्टी फोरम में बात रखी है, उसके बाद में ये तय माना जा रहा है कि मंत्री अग्रवाल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले प्रणब सिंह चैंपियन मामले में भी अनिल बलूनी ने दखल दिया था और बयान भी दिया था, जिसके बाद में चैंपियन पर कार्रवाई हुई है। यही नहीं, बलूनी के तीखे तेवरों के बाद ही चैंपियन पर कड़ी कार्रवाई की गई है और अब इस बार प्रेमचंद अग्रवाल पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने बयान के कारण एक बार फिर से ट्रोल हो रहे हैं। गुरुवार को प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ गैरसैंण में हुई पहाड़ी स्वाभिमान रैली को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में महेंद्र भट्ट ने प्रदेश प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप नेता कह डाला और अपने इस बयान को लेकर भट्ट अब कांग्रेस के निशाने पर तो हैं ही, साथ ही सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रोल हो रहे हैं। भट्ट ने कहा कि 2027 नजदीक है, अब ऐसे सड़क छाप नेता नए नए मुद्दों की तलाश करते रहेंगे। 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क छाप अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बनाया। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता तो मैं कहता कि हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है, लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। चमोली के गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर पुल टूट गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद में अब यहां पर अस्थायी पुल तैयार किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने पुल बनाने का काम पूरा कर लिया है, जिससे कि लोगों को आवाजाही में आसानी हो रही है। यहां पुलना और साथ ही हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते पर पुल टूटने से रास्ता बंद हो गया था। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात की गंभीरता को देखते हुए सीएम धामी ने तुरंत काम करने के आदेश दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेहद तेजी के साथ में नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। कांग्रेस में सिर्फ बड़े नेताओं में झगड़े नहीं हैं, प्रवक्ताओं में भी आपसी खींचतान है। ऐसे में पार्टी का हाल ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए खबर है कि कांग्रेस में पुराने प्रवक्ताओं को हटाकर नए चेहरे लाने की तैयारी की जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी में नेताओं के झगड़े जग जाहिर है, लेकिन खबर है कि पार्टी अपने प्रवक्ताओं से भी परेशान है। खबर है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने पूरी टीम बदलने की तैयारी की है और अब सिर्फ 2 नाम दिल्ली भेज दिए हैं। पार्टी को लगता है कि प्रवक्ता कम करने से बिना मतलब की बातें जिनसे पार्टी को नुकसान हो बंद होंगी। इससे पहले भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हिदायत दी थी कि कोई भी प्रवक्ता पार्टी लाइन से हटकर बात न करे, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। वहीं खबर है कि प्रवक्ताओं की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी पार्टी के बारे में सोचकर ही कदम उठाते हैं, पार्टी को मजबूत करने की दिशा में। अगर वो प्रवक्ताओं को और मजबूती देना चाहते हैं तो इसका स्वागत है। पार्टी नेतृत्व के पास अधिकार है कि वो जब चाहे संगठन में फेरबदल करे या जिस कमेटी को वो चाहे भंग करे, उसका पुनर्गठन करे। पार्टी नेतृत्व समय समय पर संगठन की मजबूती के लिए ऐसे निर्णय लेता रहता है और पार्टी के पदाधिकारियों को चाहिए कि वो पार्टी के अनुशासन का पालन करे, पार्टी के प्रोटोकॉल। कांग्रेस के नए मीडिया पैनल पर दिल्ली से मुहर लगेगी, पर कांग्रेस प्रवक्ताओं के हाल पर बीजेपी चटकारे ले रही है। प्रवक्ताओं में आपने देखा होगा कैसी जूतम पैजार चल रही है, अभी भी चल रही है। और ये भंग करने का तो एक ड्रामा है, कहाँ भंग कर रहा, कौन किसको भंग कर रहा है। ये राड़ थमने वाली नहीं है, कांग्रेस में और ज्यादा राड़ आएगी, और ज्यादा होगी। अब ये गनीमत समझे कि हाथापाई कम से कम लोगों में नहीं हो रही है, ये गनीमत समझे, क्या पता कभी ये भी हो सकती। प्रवक्ताओं का काम वैसे पार्टी को संभालना होता है, लेकिन कांग्रेस में हाल कुछ और है। इसीलिए जल्द कांग्रेस में पुराने प्रवक्ता विदा हो सकते हैं और नए चेहरों को पार्टी ये काम सौंप सकती है।
दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। नैनीताल पालिका के आवासों का किराया अब बाजार दर से देना होगा। इसके लिए बाकायदा कमेटी ने अपना काम करने की शुरुआत कर दी है। आवासों और दुकानों के लिए बनी इस कमेटी को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी होगी, जिसके बाद में ये किराया लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल में पालिका के पास में अपने 527 से ज्यादा आवास हैं और बाजार में कई स्थानों पर पालिका की अपनी संपत्ति है। इन दुकानों और मकानों का किराया अब मामूली भर रहे हैं। लाखों की कमाई कर रहे दुकानों से 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक ही किराया लिया जाता है। जी, शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में ये प्रावधान किया गया है कि हम जिन भी आवासों से किराया ले रहे हैं उसको बाजार दर पर लिया जाना है। तो इसको हमने हाल ही में जो बोर्ड की बैठक पास हुई थी उसमें भी हमने पारित करवाया है। तो हमने एक इसमें कमेटी का गठन किया है। इसमें अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। जो हमारे पास टैक्स कलेक्टर्स थे वो उसमें निरीक्षण करेंगे। महिला दिवस के मौके पर अपने अलग क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं को बुद्धिजीवी फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाएं, डॉक्टर्स, शिक्षाविद, स्पोर्ट्स महिला और साथ ही बाइकर शामिल रहीं। बुद्धिजीवी फाउंडेशन के सचिव हर्ष निधि शर्मा ने बताया कि फाउंडेशन पिछले 21 सालों से महिलाओं के योगदान को कार्यक्रम के माध्यम से सेलिब्रेट करता है। हर चीज ट्राई करनी चाहिए। अपने आप को किसी भी एक चीज में टाइटली नहीं बांध के रखना चाहिए। सब कुछ ट्राई करो, बिल्कुल डरो मत। बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपको हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए। और चलिए आप देखते हैं पहाड़ टॉप 10। रुड़की में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है जो जादुई लोटे का झांसा देकर वारदात करते थे। यूकेडी ने बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के घर जाकर सवाल पूछने का आह्वान किया है। पिथौरागढ़ पहुंचे पूरन कठैत ने ये ऐलान किया। रुड़की में जन औषधि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। देहरादून के रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जन औषधि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यूसीसी लागू करने में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर सचिव षणमुगम ने हरिद्वार में मीटिंग ली। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार फाउंडेशन स्टेडियम और साथ ही ट्रैक को अब स्कूली बच्चों के साथ ही नए खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए खोला जाएगा। बागेश्वर में खड़िया खनन को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अब तक हुई कार्रवाई पर एसपी से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। अल्मोड़ा बेस अस्पताल में जन औषधि दिवस धूमधाम से मनाया गया और लोगों से इन्हीं केंद्रों से दवा खरीदने की अपील की गई। हल्द्वानी में चल रहे सरस मेले का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी पहुंचे। बागेश्वर में चीर बांधने के साथ ही शुक्रवार से पारंपरिक होली की शुरुआत हो गई है। कोटद्वार पहुंचे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जन औषधि दिवस के मौके पर बेस अस्पताल के जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। अनिल बलूनी ने केंद्र में मौजूद दवाइयों की जानकारी ली और कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य हर गरीब को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों में 7 से 90% तक दवाई सस्ती कीमतों में मिलती है। इससे सभी लोगों को लाभ मिल रहा है क्योंकि 7% से लेकर 90% तक लोगों को दवाई सस्ती दी जा रही है। किफ़ायती दरों में और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने जन औषधि केंद्र शुरू किए हैं। इस वक्त पूरे देश के अंदर लगभग 15,000 जन औषधि केंद्र है। आने वाले 3 वर्षों में हम लोगों का लक्ष्य इनको दोगुना करने का है और साथ ही लोगों को, साधारण लोगों को, गरीब भाई बहनों को, सबको सस्ते दाम पर दवाई मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये प्रयास रहा है कि गरीब लोगों को सस्ते दामों पर दवाई मिल सके। बीते दिनों पहाड़ों में हुई बर्फबारी पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों के लोगों पर भारी पड़ रही है। ये इलाके पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आए। साथ ही आदि कैलाश यात्रा जल्द ही कराने का प्लान भी ठंडे बस्ते में चला गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
लंबे समय से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन बीते दिनों ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर स्नोफॉल हुआ है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में 15 फीट तक बर्फ गिरी है। भारी बर्फबारी के कारण भले ही लोगों को कई राहत मिली हो, लेकिन इससे दिक्कतों में भी खासा इजाफा हुआ है। खासकर व्यास, दारमा और मिलम घाटी में इन दिनों आवाजाही पूरी तरह से बंद है। बॉर्डर के इन इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते पूरी तरह सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। स्थानीय नागरिकों को भी, क्योंकि अब आपका जैसे मार्च का महीना चल रहा है, तो स्थानीय नागरिक भी अब आपका आवागमन वहाँ करते थे और टूरिस्ट भी आपका वहाँ जाता था, क्योंकि टूरिस्ट का जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो रोड की कनेक्टिविटी बंद होने के कारण आपका ये सब चीज़ अभी ठप है वहाँ पे। भारी बर्फबारी के बाद इन इलाकों में एवलांच भी आए हैं, जिससे सड़कों के साथ ही पैदल रास्ते भी बंद हो गए हैं। आवाजाही बंद होने से जहां बॉर्डर पर बसे ग्रामीणों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, वहीं चीन और नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा पर तैनात जवानों को भी कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। हालात अब ये हैं कि भारी स्नोफॉल के चलते आदि कैलाश यात्रा समय से पहले हो पाना भी मुश्किल ही नजर आ रहा है। बीआरओ के द्वारा ये बताया गया है कि रोड ओपनिंग के कार्य जो है वर्तमान में जारी है और शीघ्र ही इसको ओपन कर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग फंसे हैं या जो लोग वहाँ रह रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, उनके राशन, उनके स्वास्थ्य, उनके पेयजल आदि की व्यवस्था को भी हम लोगों ने चेक किया था। भारी बर्फबारी के कारण टूरिस्ट सीजन भी लेट होने की पूरी आशंका है, लेकिन सबसे अधिक संकट उन ग्रामीणों पर मंडराया है जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सफेद चादर के बीच आवाजाही करनी पड़ रही है। इस बार ऊंचे इलाकों में जिस तरह बर्फबारी हुई है, उससे साफ है कि इन इलाकों की कनेक्टिविटी बहाल होने में अभी भी अच्छा खासा समय लगना तय है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां पर सख्त रोक के बावजूद भी खुलेआम प्लास्टिक की कैन और सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है। इसे रोकने के लिए प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में साल भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पर गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। हरिद्वार पहुंचे सभी श्रद्धालु अपने साथ ब्रह्मा कुंड से गंगा जल भरकर भी अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर बड़े पैमाने पर प्लास्टिक बेची जाती है। वहीं आपको हर की पैड़ी पर प्लास्टिक की सिंगल यूज चटाई भी बिकती हुई आसानी से दिख जाएगी, जिसे लोग बैठने के लिए खरीदते हैं। एनजीटी ने प्लास्टिक कैन और मैट पर सख्त रोक लगाई है। बावजूद इसके खुलेआम गंगा घाटों पर इसकी बिक्री भी होती है, इस्तेमाल भी धड़ल्ले से होता है। ऐसी तीर्थ नगरी होने के बाद भी वहाँ पर प्लास्टिक, पॉलीथीन यानी चौपाटी, चाट, पकौड़ी सब बिकती है। तो ये मान मर्यादा एवं पवित्रता को बहुत बड़ी हानि पहुँच रही है। और जो आ रहे हैं तीर्थ यात्री, श्रद्धालु, हिंदू तीर्थ जितने भी आ रहे हैं, उनके लिए भी ये जो है बहुत गलत हो रहा है। उनकी श्रद्धा भावना से आहत हो रही है। नगर निगम की टीम समय समय पर यहां प्लास्टिक के सामान बेचने वाले दुकानदारों के चालान करती है। हालांकि नगर निगम और प्रशासन की ये कार्रवाई महज औपचारिकता भर है। जिला गंगा संरक्षण समिति और अन्य मीटिंगों में बड़े अधिकारी तमाम आदेश निर्देश देते हैं और एनजीटी के निर्देशों का पालन करने की बात भी कही जाती है। हालांकि धरातल पर हालात बिल्कुल अलग है। समिति की बैठक हुई है और उसमें ये तय भी हुआ है कि समय समय पर नगर निगम जो है उस पर ड्राइव चलाएगा और उसके आसपास ड्राइव चलाया भी गया है। जो पिछले त्योहार पे थोड़ा बहुत हुआ था, ड्राइव चलाया भी गया है और जो भी वहाँ पे ऐसा कर रहे होंगे सबको दंडित किया जाएगा, फाइन लगाई जाएगी, उनके ऊपर कड़ा जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए गए। प्रशासन की कार्रवाई और सख्ती के बावजूद भी हर की पैड़ी पर ये अवैध कारोबार लगातार फल फूल रहा है। लिहाजा प्रशासन को प्लास्टिक कैन उत्पादकों पर कार्रवाई कर श्रद्धालुओं के गंगा जल ले जाने के लिए दूसरे साधनों और विकल्पों पर काम करना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।